बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरा होगा और आज जुमातुल मुबारक है। बरकतों, रहमतों और दुआओं का दिन है। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं ज़हर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं माहम जाहिद एंड जी बिल्कुल वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। दुआ है आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सा शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत कुछ होने वाला है। ताज़ा तरीन खबरें होंगी, दिलचस्प तबसरे भी होंगे, सेहत की बात होगी और तारीख के औराक भी पलटेंगे। और इसके साथ साथ हम ख़वातीन के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए जी खुसूसी क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रोग्राम में सब कुछ मिलेगा जो आप देखना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। सबसे पहले मौसम की बात होगी तो मानसून का मौसम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। किस शहर में कितना टेम्परेचर है और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपको बताएंगे। और उसके साथ बात होगी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफाई मुआहदे की। तो दुनिया भर में हलचल मची हुई है, खास तौर पर भारत और इसराइल में तो सफ़े मातम बिछी हुई है। ये दोनों इस मुआहदे पर क्यों तकलीफ में हैं, इस पर बेलाग तज्जिया होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में सेहत की बात करेंगे। गुर्दों के मरीजों के लिए जी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वो मरीज जिनके गुर्दे नाकारा हो चुके हैं वो घर बैठे अपने गुर्दों को साफ कर सकते हैं और आम अफराद की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। ये तरीका इलाज है क्या, इस पर हमें खास मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम में जी ख़वातीन के हवाले करेंगे कि पंजाब हुकूमत जो है वो ख़वातीन को बाइख्तियार क्यों बनाना चाहती है, इस हवाले से क्या इनकलाबी इकदाम उठाए जा रहे हैं। खुसूसी रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। प्रोग्राम में बात होगी गैस सारिफीन की कि हुकूमत ने मुल्की गैस कनेक्शन पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी है और 30 लाख दरख्वास्तें मनसूख कर दी हैं। वजह क्या है, इसका मुतबादिल अब क्या होगा, इस पर बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी खूबसूरती के हवाले से, चेहरे के दाग धब्बों का खात्मा और जिल्द को चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, इस पर मारूफ हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगे। जी बिल्कुल। और प्रोग्राम में समाजी इशू पर भी बात करेंगे। जो आजकल रुझान बढ़ रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं, अलहदगी के केसेस सामने आ रहे हैं और स्पेशली शोबिस की दुनिया में हम देख रहे हैं कि रिश्ते बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, रिश्तों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर रिलेशनशिप कोच हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे जी रिलेशनशिप्स को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ भी है और पाकिस्तान के लिए हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि इसे डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर को भी हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात और दोस्ती बल्कि बरादराना जो ताल्लुकात हैं ये तारीखी मोड़ पर है। इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा बाहमी और तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा चुका है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ और सऊदी अरब की सलामती में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहदा इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बदल देगा। अब कोई जारे हमाकत से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खलाई दिफाई निज़ाम में भी ताउन को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की खबर आलमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। अमरीकी, यूरोपीय और खलीजी मीडिया ने शह सुर्खियों में नुमाया जगह दी है इसको और अल जज़ीरा ने जी मुआहदे को बहुत ज़बरदस्त करार दिया है। और इसके साथ साथ मगर इस मुआहदे के बाद भारत और इसराइल में हम देख रहे हैं कि सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत का इस मुआहदे पर रद्द अमल भी सामने आ रहा है और भारतीय वजारत खारजा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है और कहा है कि जी भारतीय हुकूमत इस मुआहदे के खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का तज्जिया करेगी। और इसके साथ साथ भारत अपनी कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पूरा आज़म है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर इंडियन मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। गोदी मीडिया ने मुआहदे को इसराइल से ज्यादा भारत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुआहदा खित्ते में इसराइली मफादात के लिए खतरा है और इस मुआहदे के खित्ते और खास तौर पर मशरिक़ वस्ता असरात मरतब होंगे। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने और साथ ही साथ तज्जियाकार और एंकर पर्सन यासिर रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दिफाई मुआहदा कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इस मुआहदे के अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, खित्ते का तवाज़ुन अब क्या होगा?
जी उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और आई थिंक जी पाकिस्तानी कौम को मुबारक, अल्लाह सुब्हाना ताला का बड़ा करम है। जी। और ये मुबारक मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया जो है वो मोतरफ है और जुड़ रही है एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान के बाद। जो पाकिस्तान की जो नेशनल विक्ट्री हुई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद, और उसके बाद एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान, इसलिए कहते हो कि पूरी दुनिया, वो कान जो आपको सुनना नहीं चाहते थे, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती थी, और भारत की आपको आइसोलेट करने के बाद, आपको आइसोलेट करने की कोशिशों के बाद, एक वॉर करने के बाद, पूरे ह्यूमन एंटी ह्यूमन ऑपरेशंस के बाद जो दुनिया ने रिजेक्ट किया किसको, जिन्होंने ये करने की कोशिश की। तो ये अल्लाह का खास करम है, नेशन की कामयाबी है। और मैं कामयाबी कराऊंगा नोशन ऑफ विक्ट्री जो लिखा गया था उस वॉर के बाद, उसके बाद जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एफर्ट की गई है, खासतौर पे मिलिट्री डोमेन में जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हमारा बहुत काम किया, जिसको फील्ड मार्शल आसिम ने लीड किया, फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत काम किया, परसू किया। अब पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक चीज अचीव करते हैं लेकिन उसको परसू करके उसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाते। तो ये अल्लाह का शुक्र है। आपने पूछा कि मिडिल ईस्ट, उज़ैर इसको समझिएगा, ये जो मुआहदा है ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, इट्स नॉट द मिडिल ईस्ट। देखिए दोनों रीजन, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया, इस वक्त एक बॉइलिंग बोल बने हुए जी। उधर जो जूइश ज़ायनिज्म है उसकी एप्लीकेशन है, इधर हिंदू ज़ायनिज्म की एप्लीकेशन है, इधर अखंड भारत है और उधर ग्रेटर इजराइल है। एंड दे आर प्रैक्टिकली इनटू द फील्ड। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को परसू कर रहे हैं जहां पर भी है, और उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट कंट्री है, ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा है इन ऑल डोमेन। जियो पॉलिटिक्स इंप्रूव होगी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और रीजन की, उसके बाद जियो इकोनॉमिक्स इंप्रूव होंगी, और मिलिट्री टू मिलिट्री तो ये है ही है, बहुत बड़ा मिलिट्री टू मिलिट्री बेनिफिट मिलेगा, और स्टेबिलिटी आएगी पूरे रीजन को। और सबसे बड़ी बात इसकी जो स्ट्रेटेजिक नोयत है, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, इवन बीइंग अ मिलिट्री मैन, कि ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये मुआहदा बॉटम टू टॉप की तरफ गया है। सऊदी अरब की अवाम पाकिस्तान की अवाम की एस्पायरेशंस के मुताबिक, और ये एजाज होगा पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, कि वो हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है, और फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों जो मैं बताया आपको ज़ायनिज़्म की एप्लीकेशन हुई है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान मिल के इसको आगे लेकर चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और भी बहुत से मुल्क अभी देखिएगा इस सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है इसके साथ जुड़ेंगे जी। आगे चल के प्रोग्राम में फिर फर्दर इस पे बात हो सकती है। इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर द रीजन, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये स्टेबिलिटी और पीस के लिए है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाहिद साहब आपने। यासिर, आपकी जानिब आऊंगी, इस मुआहदे का पस मंजर क्या है, इसकी शिकें क्या है, और ये दोनों मुल्कों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? अच्छा माम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। दूसरा, इसकी शिकें क्या हैं या इसका पस मंजर क्या है। शिकें तो मुस्तकबिल करीब में ही सामने आएंगी कि किन किन शोबों में ये दिफा का मुआहदा किया गया है। लेकिन पस मंजर की अगर बात कर ली जाए, आप सबसे पहले ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा मौजूद है इस वक्त जो फंक्शनल है, वो एक कतर का लदीद बेस। लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट पे नजर रखने के लिए जो फौजी अड्डा जिसको फंक्शनल किया गया था, वो सऊदी अरब में है, जो अभी भी मौजूद है। ये रियाद के करीब अल खरज के मकाम के ऊपर मौजूद है, और यहाँ पे कोई 3000 के करीब अमरीकी फौजी जो है वो तैनात होते हैं। इसके अलावा उनके जो अमन के मिशन है उनके सफरा वहां पर मौजूद होते हैं। गालिबन 378वां एयर विंग जो अमेरिका का है वो वहां पर मौजूद है, जिसके F-15 और F-22 रैप्टर जो जंगी जहाज है वो वहां पे तैनात होते हैं। इसका पस मंजर ये है कि इजराइल की जानिब से जो ईरान के ऊपर हमले किए गए और फिर बाद में जो कतर के ऊपर हमला किया गया है, कतर पर हमले से 50 मिनट पहले अमेरिका को आगाह कर दिया गया। 50 मिनट पहले कतर को आगाह नहीं किया गया था। अब इस पूरे वाकये को अगर आप देखें कि जहां पे फौजी अड्डा मौजूद हो, जहां पे आप सिक्योरिटी एलाय हो, जहां पे आप डिप्लोमेटिक टाइज के अंदर बंधे हुए हो, जहां पे आपने सिक्योरिटी एश्योरेंस दी हुई हो, और वहां पे आपका जो बगल बच्चा है वो हमलावर हो जाए, तो फिर खित्ते के ममालिक को ये सोचना पड़ जाता है कि कहीं कहीं पे मफादात जो है या मुआहिदात जो है वो किसी और मफाद के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे पस मंजर में हमें ये देखने की जरूरत है कि अमेरिका की मौजूदगी सऊदी अरब के अंदर है,
लेकिन उसका बगल बच्चा वो मिडल ईस्ट के अंदर अपनी शर पसंदाना कार्रवाइयों को जारी रखना चाहता है। तो जब वो जारी रखना चाहता है तो फिर हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो चुका है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर इसको मजमूनी मंजरनामे में देखें तो आप वेस्टर्न मीडिया के अखबारात देखें तो आपको वहां पे ये शह सुर्खियां देखने को मिलेंगी कि सऊदी अरब ने बाकायदा अमेरिका को तलाक दे दी। मैं ये नहीं कहता कल को फौजी अड्डा खत्म हो जाएगा, कल ही के दिन तमाम फौजी जो है उनका इनखला हो जाएगा, वो थार्ड पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो डीएक्टिव हो जाएगा और अमेरिका जो है वो यहाँ से बेदखल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये नुक्ताए आगाज है। 80 साल का जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ये पहली बार हुआ है। आपको ये सोचने की और गौर करने की जरूरत है कि पहली बार ऐसा है कि ये कहा गया कि किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले ये कहा जाता था हम बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी दोस्ती बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत है, लेकिन ये नहीं था कि किसी एक पे किया गया हमला किसी दूसरे पे हमला तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल यासिर, इससे पहले भी पाकिस्तान के जिम्मे थी ये जिम्मेदारी सऊदी अरब की हिफाजत की हरमैन शरीफैन की खास तौर पर, लेकिन इस बार जो मुआहदा है इसकी नौयत ही अलग है और जो एलामिया जारी किया गया है उससे ये साफ वाज़ेह हो जाता है। ज़ाहिद महमूद साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार कर रहे होते थे अमेरिका पर या दीगर कुछ यूरोपीय ममालिक पर, क्या अब उनका रुझान भी पाकिस्तान की तरफ होगा? उनकी भी कोशिश होगी कि वो भी इसी तरह के किसी मुआहदे में पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या इस तरह की कई सोच पाई जा रही है कुछ ममालिक में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनिशियली वो तो हमेशा वल्नरेबल रही हैं जी, और जो पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की उज़ैर जी, उसकी वाइब्रेंसी ऑप्शंस से जाहिर होती है। हाउ मेनी ऑप्शंस दैट पॉलिसी है। अब जब ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, आप सिर्फ वेस्ट के साथ जैसे अमेरिका के साथ ही जुड़े हुए थे और वही उनकी सिक्योरिटी के ज़ामिन होते, तो पीपल वो ऑप्शन नहीं थी तो उनकी पॉलिसी शॉर्ट थी जी, या पॉलिसी कहने के फंसी हुई थी। अब पाकिस्तान के साथ जुड़ने के साथ हम ये नहीं कहते कि हम किसी को रिप्लेस कर रहे हैं जी, हम इंश्योर कर रहे हैं। दो चीजें बड़ी जरूरी होती है किसी मुल्क के लिए, एक होती है सॉवरेनिटी और दूसरी होती है ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजन खुद लेने में। जब आप टोटल डिपेंडेंस हो जाती है आपकी दूसरी फोर्सेस के ऊपर, और वो फोर्सेस जो आपकी सिक्योरिटी को गारंटी नहीं कर पाई, वो अभी शक में लोग चले जाते हैं कि ये सिक्योरिटी की गारंटी है, ये हमारी तबाही की गारंटी है। जैसे कतर में हुआ जो इजराइल ने एक्ट किया, इजराइल का एक्ट से नुकसान हुआ या नहीं हुआ, जो विल इजराइल ने शो की और उसके बाद वो एक्ट हो गया, तो अब एक डाउट क्रिएट हो गई। ये शक शुबा कभी भी दूर नहीं हो सकता कि अमेरिका गारंटी करेगा या अमेरिका की वजह से इजराइल रुक जाएगा। इजराइल तो किसी की वजह से नहीं रुक रहा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डजंट होल्ड उसका पॉलिसी के ऊपर कोई होल्ड नहीं है एज फार एज इजराइल यूएस इज कंसर्न। वहां पे लॉबी इतनी स्ट्रांग है जी, और लॉबीज की यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। कई दफा तो एक ऐसा भी इंसिडेंट है कि यूएस के प्रेसिडेंट को पता ही नहीं था और इजरायली प्राइम मिनिस्टर वाज टू एड्रेस द कांग्रेस, कि वो लॉबी ने और उन कांग्रेसमैन ने अपना एड्रेस उसका, और प्रेसिडेंट वाज सरप्राइज्ड कि मुझे पता ही नहीं, और वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो एड्रेस करने आ रहे हैं। तो ये लॉबीज का कंट्रोल है वहां पे, वो किसी के बाद। अब ये चीजें गल्फ कंट्रीज को समझ आई हैं, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान नेचुरल लाइज। अच्छा, ये अलायंस जरा स्ट्रेटेजिक फॉर्म में भी सामने आया है, लेकिन ये हमारा उनके साथ जो कोऑपरेशन है ये तो बहुत पुरानी 80 ईयर्स चल रही है जी। मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूँ, आई एग्जैक्टली नो। हमारे ट्रेनर्स वहां पे मौजूद है, तो हम एक दूसरे की फौज को समझते हैं, हम एक दूसरे की मिलिट्री को समझते हैं, और एक दूसरे के जो मिलिट्री कल्चर है उसको समझते हैं। पाकिस्तान हैज दी प्रोफेशनल मिलिट्री, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज सऊदी अरेबिया का है, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जो दूसरे ममालिक है वो भी देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज शॉर्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे कंट्रीज लाइक बहरीन है, वो तो डिपेंडेंट ही सऊदी अरेबिया के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स वो भी अभी जुड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि उनको एक इंश्योर्ड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, उनको एक इंश्योर्ड सिक्योर दीगर ममालिक भी जुड़ेंगे। और दीगर ममालिक की बात हो रही है, तो यासिर आपकी जानिब आऊंगी, मगरबी ताकतें इस मुआहिदे पर क्या रिएक्ट कर रही हैं, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, कितने मुस्बत हैं या कहीं ना कहीं तशवीश पाई जा रही है? मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि आप मगरबी अखबारात को देख लीजिए, तो वहां पे ये बात है कि इस अहद में इस तरह का कोई मुआहिदा हो जाना एक बहुत बड़ी बात है।
और वहां पे बाकायदा तौर पे जब ये कह दिया जाए कि अमेरिका को सऊदी अरब ने तलाक दे दी है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान के बारे में वहां पे ये बातें हों कि एक नया स्ट्रेटेजिक प्लेयर उभर के सामने आ रहा है कि आप अपने हमसाया में देख लें, आप मगरिब को छोड़े, पहले उनकी फिक्र करें जिनकी बात पहले उजैर भी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो खतरा है या वावेला मचाया हुआ है वो तो भारत ने मचाया हुआ है। भारत के मेजर गौरव आर्या सब उन्हें जानते हैं, वो बाकायदा तौर पे ये कह रहे हैं कि जब हमास के वफ्द के ऊपर हमला किया गया इजराइल की जानिब से तो सऊदी अरब जो है वहां पे भी हमास के लोग मौजूद हैं, तुर्किया के अंदर भी हमास के लोग मौजूद हैं, कतर में एक समिट होता है वहां पे सब मौजूद होते हैं और वहां पे एक तजवीज दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि नेटो के मुकाबले में एक इस्लामी इत्तेहाद बनाया जाए। तो सब उस पे तायीद तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और अब जाके सऊदी अरब अगर आगे बढ़ के पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि तुम हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाओ तो फिर गल्फ के दीगर कंट्रीज जो है वो क्या देखेंगे। आप इसको माशी पैराई के अंदर अगर देखें तो जीसीसी पे जो है होल्ड सऊदी अरब का है, सऊदी अरब उस पे डोमिनेंट है। अगर सऊदी अरब जीसीसी के दूसरे कंट्रीज को माइल करता है इस बात के ऊपर के खत्ते में हम रखने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा और आपको इस बिहाफ के ऊपर इस ब्लॉक में आना पड़ेगा, तो फिर ये मगरिब से मशरिक की तरफ टिल्ट है। मैं ये नहीं कहता कि अभी हो जाएगा, लेकिन ये नुक्ता आगाज है नेटो से तुर्किया के भी इनखला का। मुमकिनात में से है कि तुर्किया जो है वो नेटो से इनखला को मुमकिन बना ले, लेकिन अभी नहीं, कुछ वर्षों बाद ही मुमकिन हो सकता है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अगर देखें तो यूएई के ऊपर इबाम है क्योंकि यूएई के ताल्लुकात और तरह के हैं, भारत से भी और इजराइल से भी, लेकिन कुवैत, ओमान, कतर और जो और ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, उनका झुकाव इस ब्लॉक की तरफ हो सकता है और कहीं ना कहीं पे ये मगरिब के लिए तशरीश की बात भी हो सकती है और कहीं ना कहीं पे ये मगरिब को खामोश करने की तरगीब भी हो सकती है क्योंकि इन ममालिक के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट है मगरिब के अंदर। तो एक मुल्क से आप अपनी बात करें या एक मुल्क के आप खिलाफ हो जाए वो फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा। और मिडिल ईस्ट के ऐसे बड़े कंट्रीज के खिलाफ जहाँ पे बायलैटरल ट्रेड भी आपकी चल रही हो, जहाँ से आपको तेल भी मिल रहा हो, क्योंकि तेल में सबसे बड़ा बायर सऊदी अरब का जो है वो चाइना है अभी भी। अमेरिका एलाय है सऊदी अरब का, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा बायर सऊदी तेल का वो चाइना है। अमेरिका ने खामोशी इख्तियार की हुई है इस वजह से कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, मुआहदे हैं, वो वहां पे खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। तो फिर मगरिब जो मर्जी बोल ले उसे कहीं ना कहीं पे खामोशी इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है यासिर। जनरल साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, लास्टली ज़रा इस पर भी कमेंट आप कर दीजिएगा कि पाक सऊदीया मुआहदे को लेकर भारत का हम जिक्र करना चाहेंगे ख़ास तौर पर। वहाँ पर सफ़े मातम क्यों बिछी हुई है? कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बड़ी मजबूत होगी और भारत जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बड़के मार रहा था, कह रहा था कि ये अभी जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है कुछ देर के लिए, उसे क्यों इतनी फिक्र और तशवीश लाहक हो गई है अचानक? देखिए उजैर, एक क्विकली कमेंट मैं कर दूं। मैं यासिर भाई के साहब की आवाज़ प्रॉपर सुन नहीं सका, लेकिन मैं आप ही जो बातचीत कर रहे हैं ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है इस मुआहदे की, ये जो प्रिंस खालिद है जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी ट्वीट से देख लीजिएगा जिन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक और अबद तक का मुआहदा कहा है। और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, द वे आवर प्राइम मिनिस्टर वाज रिसीव्ड, और जो जब वो मिल रहे हैं सऊदी कौंसल से और लोगों से, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्माइल, ये चीजें भी रिफ्लेक्ट करती है कि हाउ हैप्पी दे आर। और जब आपका पार्टनर हैप्पी हो, आप खुश हो, तो आप इनको बस हमने इंश्योर करना कि आगे चले अच्छे तरीके से और आई एम श्योर ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगा। भारत की आपने बात की है जी, देखिए उजैर, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। एक उन्होंने माहौल बनाया जी अखंड भारत को अचीव करने का। एक हिंदुत्व की पूरी आइडियोलॉजी की एप्लीकेशन को जब आप रोकते हैं, उसको चेकमेट करते हैं, तो वहां सफे मातम नहीं बिछेगी तो और क्या बिछेगा जी। अब वहां का जो गोदी मीडिया है, वो जो लोग आते हैं, ये बेसिकली एक आरएसएस का विंग बन चुका है। इनका मीडिया, कोई वहां पे डिबेट होती है तो अच्छा वो एक जेन में ख्याली पुलाव बना लेते हैं, वो जेन में जंग जीत जाते हैं। 3 महीने बाद उनके एयर चीफ को पता चलता है कि हमने भी जहाज, अच्छा ये एक मूवीज में रह के, फिक्शन वर्ल्ड में रह के झूठ बोल के, दिस हैज बिकम द वेरी कैरेक्टर ऑफ भारत जी।
हर चीज को वेपनाइज करना, चाहे वो क्रिकेट में हाथ में लाना हो कैप्टन का, मैच खेलना हो, पानी का मसला हो, यकीनन खाने बिल्कुल का दुरुस्त मसला हो। फरमाया जाहिर एक साहब आपने कि hubristic भारत prime हर minister। चीज में सियासत करता है, और पाकिस्तान तो सांस भी ले ले तो भारत उसमें भी सियासत कर देगा। भारत का तो बस मकसद ही सियासत करना है और भारत इस बात से बाज आ ही नहीं सकता। यासिर रशीद हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। और यकीनन हम देख रहे हैं कि अब जो मुस्लिम उम्मा है वो मुत्तहिद होती नजर आ रही है, मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बहुत बेहतरीन अंदाज में सामने आ रहे हैं। इसकी तकलीफ अब भारत को बहुत ज्यादा है और हर उस मुल्क को ज्यादा जो मैली आंख से पाकिस्तान को देखता है। हाँ, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है महम। अगर आप देखें ना, एक तरफ एक बड़ी मौशी कुव्वत है सऊदी अरब और उसके बाद अमेरिका का जदीद तरीन असलहा मौजूद है। फिर आप देख लें पाकिस्तान एटमी ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है और साथ ही साथ जो हमारी बहादुरी है, जो हमारी सलाहियत है, जो हमारी महारत है, तो ये कितना दोनों मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है। और कोई भी यकीनन जारे मुल्क जो है, इसराइल जैसा हो, भारत जैसा हो, वो अब दोनों ममालिक की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि उसे पता है कि इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और फिलहाल प्रोग्राम में हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाते हैं और दीगर मौज़ूआत ब्रेक के बाद शामिल। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी सेहत के हवाले से, और गुर्दों की बात करेंगे। गुर्दे हमारे जिस्म का वो अहम तरीन उज़्व हैं जो एक मुकम्मल फिल्टरिंग सिस्टम की हैसियत रखते हैं, और यही गुर्दे इंसानी जिस्म से फासिद मादों, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को जी खारिज करते हैं, और इनके बगैर इंसानी जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि गुर्दों के मरीज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ तकरीबन 4 करोड़ अफराद जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं, यानी हर 40वां पाकिस्तानी इस खामोश और मोहलिक बीमारी की लपेट में आ रहा है। देखा जाए तो 45 साल की उम्र के बाद खास तौर पर वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रोजाना अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 15 से 20% के गुर्दों की जो बीमारी है वो डायग्नोज होती है, और जिनमें से अक्सर मरीजों को मुस्तकिल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और पेचीदा मराहल से गुजरना पड़ता है। मगर आजकल दुनिया में गुर्दों के इलाज का एक नया तरीका आम हो रहा है। ऐसे मरीज जिनके गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं, वो किसी दर्द के बगैर खुद घर बैठे हुए अपने गुर्दों की सफाई कर सकते हैं और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये तरीका है क्या, और इसमें खून की सफाई क्या, और अस्पताल क्यों नहीं जाना पड़ता, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि घर में गुर्दों की सफाई हो सकती है, ये तरीका इलाज क्या है और इसमें दर्द तो नहीं होता, और अगर नहीं होता तो फिर क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस है? बहुत शुक्रिया जी, सुबह बखैर। सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि आपने इंट्रो में भी बताया कि गुर्दों की बीमारी जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्दे ख़राब होने या नकारा होने की जो वजह है वो शुगर है और उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को तो मैं अपनी जो क्लिनिकल तजर्बा है उसकी बुनियाद पे कहता होता हूँ कि ये खामोश गुर्दों का कातिल है। आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है ये तो मेरा हल्का सा ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है, जबकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें मेजोरिटी जो हमारे पास हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आया वो यंग लोग होते हैं। इवन आप यकीन करें 18 से लेके 26 साल की जो ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, इसके लोग जो हैं वो गुर्दे फेल करके आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको पता नहीं चल, नहीं जी डॉक्टर साहब बस ब्लड प्रेशर वादा सी, बाकी तो कुछ नहीं सी होता। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गुर्दे जो है बेसिकली गुर्दों में होता क्या है, थोड़ा सा बताऊं। गुर्दों के अंदर ब्लड प्रेशर के फर्क से एक वो है जहाँ पे साफ होना, जिस जगह पे खून साफ होता है, जैसे कि आपने खुद एंटर में दिया कि ये फिल्टर करते हैं, जहाँ फिल्ट्रेशन होती है उस दीवार के एक साइड पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, एक पे कम होता है। उस ब्लड प्रेशर के फर्क से जो फिल्ट्रेशन है वो उस झिल्ली से गुजारा जाता है। मतलब लाइक एक झिल्ली है दरमियान में, कुदरती तौर पर उसकी एक साइड पे ब्लड प्रेशर ज्यादा, एक पे कम है, प्रेशर के जरिए उसको फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। यही असूल जो अभी नया पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे उर्फे आम में हम ये कह सकते हैं कि पेट के अंदर, पेट की जिल्द के ऊपर, नॉट पेट के अंदर, पेट की जिल्द के ऊपर एक नाली लगाई जाती है। तो पेट की झिल्ली जो है, जो कुदरती तौर पे एक आपका कह लें कि फिल्टर का काम करती है, फिल्टर पेपर का काम करती है, उस झिल्ली के जरिए एक नाली लगा के उसके अंदर फ्लूइड डाला जाता है। वो जो पानी है पेट की जिल्द के नीचे नीचे घूमता है, जब वो घूमता है जो पेट की झिल्ली है वो फिल्टर का काम करती है, और जो आपके गुर्दों का काम है वो वहाँ से आपकी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उससे लिया जाता है और गुर्दे साफ हो जाते हैं। दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। दर्द तो मैं एक और बात बता दूं कि गुर्दों के अंदर जब आप डायलिसिस कराते हैं उसमें भी दर्द नहीं होता है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है?
एक तो ये है कि देखें, सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और उसकी माशरती वेल बीइंग, कि वो माशरे का मुफीद फ़र्द कैसे, अगर एक शख्स को दिन में एक दफ़ा और हर दूसरे दिन, मतलब कि हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस की ज़रूरत है, तो वो 3 दिन के लिए अस्पताल जाएगा, उसके आने जाने के ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, वो अपने काम से जाएगा, अपने घर काम नहीं कर सकेगा, तो वो उसकी फिनेंशियल बर्डन और एक माशरे के अंदर जो उसकी अहमियत है वो कम होती जाएगी। इसमें क्या है, आप घर बैठे हैं, सोने लगे हैं, आपने पेरिटोनियल डायलिसिस कर लेना है और आपका आने जाने का खर्चा बच जाना है, फिर कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, इन्फेक्शन रेट कम है, ट्रांसमिशन रेट, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट यानी कम है। फर्द वाहिद खुद भी ये घर में बैठे वो खुद, मतलब आप कह लें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं और आप और मरीज को सिखा दिया जाता और है। ये कॉस्ट में कितना फर्क आ रहा होता है जो हॉस्पिटल से कर रहे होते हैं और आप जो घर में कर रहे होते हैं? देखिए, पहली बात है, जो हॉस्पिटल में आप डायलिसिस सेंटर बनाएंगे उसके पे भी तो खर्चा आना है ना, वो तो करोड़ों में आएगा। आपने डायलिसिस सेंटर बनाना है, उसको रन करना है, उसमें स्टाफ रखना है, उसके अंदर आपका पूरा एक सिस्टम लगना है, तो ये उसकी निस्बत आप ये कह सकते हैं कि 90% चीपर पड़ता है, मतलब एक और डायलिसिस की सेफ भी है। जिस तरह मुल्तान में हमने वाकया देखा था कि वो फिर और मसला निकल आया था जर्म्स की वजह से, तो इसमें ये कि आप खुद ही यूज कर रहे हैं और एक तरह का डिस्पोजेबल ही है, तो वो आपको उस तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सकता कोई। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मुल्तान वाकया आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। बेसिकली ये जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक फेलियर्स होते हैं। रीजन इज के जो सारे इख्तियारात हैं ये इन्होंने अपने कब्जे में लिए होते हैं और जब जिम्मेदारी की बात आती है वो उन पे डॉक्टर्स पे डाल दी जाती है। मुल्तान के अंदर जो डॉक्टर साहब थे वो साउथ पंजाब के वाहद प्रोफेसर थे नेफ्रोलॉजी के, और ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। और अगर कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हुआ, उसमें वाइस चांसलर या डॉक्टर का क्या कसूर है? उसमें कसूर तो उस इंतजामी गफलत का है जो आपने फंड्स नहीं दिए, जो आपने अपने पास इख्तियारात रखे, एक प्रोग्राम है पूरा, उसके जरिए हुआ। तो ये एक वाकया हो गया जिसके अंदर इंसानी गलती जरूर शामिल हो सकती थी, लेकिन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन लोगों की अपनी गलती की वजह से भी होता है। मसलन लोगों को कहा जाता है कि एड्स का टेस्ट करा के आ जाएं, नहीं जी हम कहां से कराएं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसके अंदर वो जो टेस्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है ना, एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन लाहक होना है, वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने गफलत की बात की, इंतजामी गफलत की बात की, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है या कोई भी ऐसा इलाज है वो हम वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा देखते हैं, पाकिस्तान में उस तरह से पॉसिबल ही नहीं होता। तो क्या ये मुमकिन है, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, दस्तयाब है, और अगर नहीं है तो फिर कब तक हो सकता है? नहीं मैडम, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। इवन जना हॉस्पिटल के अंदर भी गोहर इजाज साहब हैं, हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं, वहाँ पे वो एक डायलिसिस सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, जिसके अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट 0 है, उसके हमारे ISO सर्टिफाइड है, और उन्होंने वहाँ पे अपनी फाउंडेशन के खर्चे से ये शुरू किया। अगर किसी मरीज आपके प्रोग्राम की वसासत से अगर किसी प्रोग्राम चाहिए तो गोहर इजाज फाउंडेशन से जना हॉस्पिटल में राब्ता करे तो वो 100% फ्री हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि गुर्दों के हवाले से अगर हम बात करें तो टेस्ट जो है वो कब करवाना चाहिए? कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद हर शख्स को गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए? और उनको सेहतमंद रखने के लिए गुर्दों की सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में बहुत आम फंक्शन है इसका, तो उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, आपने एक बात तो की कि गुर्दे वाकई बहुत अहम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुर्दों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। मसलन मेरा दिल मेरा जिगर, कभी किसी ने ये नहीं कहा किसी ने मेरा गुर्दा, मेरा गुर्दा। तो आई विश कि कोई ऐसा हो जिसको गुर्दा, फेफड़ा, पित्ता सब कह सके। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ जो है कि गुर्दे का सबसे अहम फंक्शन, जैसा कि आपने इंट्रो में बता दिया है, कि वो है कि जिस्म के अंदर से फासद मादों को और इजाफी पानी को निकालना और हमारे जिस्म को फिल्ट्रेट करना। जो हम पानी पीते हैं, जो हम केमिकल्स लेते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे गुर्दों के जरिए वॉश आउट होता है, हमारी बॉडी को साफ करना। आप ये कह सकते हैं कि गुर्दे बेसिकली हमारी जिस्म का फिल्टर है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि गुर्दों को मैंने वजूहात बताई, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। अगर कोई शख्स शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको हर 3 महीने के बाद एक सादा सा टेस्ट है, किसी भी लेबॉर्ट्री से हो जाता है। आपके नाजरीन को बता रहा हूँ, वो सादा सा टेस्ट क्या है, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रेटिनिन जो है उनकी मेजरमेंट, आप जाते हैं, खून का सैंपल देते हैं और आपका तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। उसके जरिए आपको पता चल जाता है आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। एक तो ये टेस्ट सादा सा है, सस्ता सा है, कोई बंदा कहीं से भी सरकारी अस्पताल से भी करा सकता है, प्राइवेट से भी करा सकता है, बिल्कुल उससे आपको पता चल जाए। दूसरा सवाल यह कि अलामात क्या होती हैं, ये बड़ा जरूरी। सबसे जो अहम वजह हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर है वो है गुर्दों की पत्थरी। जब भी आपको, ये मैं आपको प्रोग्राम से दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं ये पंजाबी में वक्खी, ठीक है, या कमर कह लें, यहाँ पे जब भी आप, जैसे आपने वक्खी से ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात की, हाँ नहीं मैंने दिल से की थी, गुर्दों से ली की थी।
तो ये जो जगह हैं, अगर यहाँ पे आपके दर्द होता है और ये दर्द आगे की तरफ पेशाब के रास्ते की तरफ आता है और ये दर्द के साथ आपको उल्टी महसूस होती है और बहुत शदीद दर्द होता है, तो आप ये समझ लें आपके गुर्दे में पथरी है, ये गुर्दे का दर्द है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, फौरी तौर पे गुर्दे के डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरी अहम चीज़ ये हो जाती है कि अगर किसी बंदे के गुर्दे खराब होते हैं उसको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले गुर्दों के अंदर क्या होता है कि आपका पानी एक्स्ट्रा फिल्टर नहीं होता, तो आपके जिस्म पे सोजिश शुरू होती है, आंखों पे सोजिश आ जाती है, पाँव सूजना शुरू कर देते हैं, आपका जो पेशाब है उसका रंग बदल जाता है, उसमें झाग बननी शुरू हो जाती है, आपकी पफिनेस होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, आपको भूख कम लगती है, आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, आप कमजोरी नकाहत महसूस करते हैं। ये तमाम अलामात इस चीज को डॉक्टर साहब लास्टली इससे महफूज रहने के लिए, बचने के लिए क्या तर्ज जिंदगी जिनके सही है ताकि वो सही रहे, उनको तो बचा लें, उनको बचा लें। बिल्कुल। देखें, सबसे अहम चीज़ जो गुर्दों के हवाले से है प्रिवेंशन के लिए वो ये है कि अगर आपको पथरी का मर्ज लायक होता है, खुदा के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ ना लें, खुदा के लिए आप स्टेरॉइड्स ना खाएं, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज कराएं, ये काबिल इलाज मर्ज है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर अपनी आदत बना लें कि आपने 12 गिलास पानी, 3 लीटर पानी पीना। और अगर आपने गर्मी में गए हैं, कहीं ज्यादा काम किया, जैसे आजकल हबस का मौसम है, तो इसमें अपना पानी बढ़ा लेना। अगर आप सिर्फ 12 गिलास पानी शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें, आप पथरी से महफूज रहेंगे, आपके गुर्दे भी सेहतमंद रहेंगे। दूसरा, ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम पे लें, शुगर को कंट्रोल रखें। सबसे ज्यादा अहम चीज जो है आज का, जैसे कहते हैं ना कि टेक होम लेसन क्या है, टेक होम लेसन ये है आपके प्रोग्राम का कि दर्द की गोलियों से इज्तनाब करें। दर्द की तमाम गोलियां आपके गुर्दे खराब करती हैं। अगर दर्द है तो पैरासीटामोल वगैरह ले लें। ये जो आप डाइक्लोरैन, ब्रूफिन और इस तरह की जितनी दर्द की गोलियां लेते हैं, ये आपके गुर्दे खराब करती हैं। जबरदस्त इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हमारे लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग बात है। हम हर चीज़ में क्या कहते हैं कि दर्द हो रही है तो गोली खा लें, तो इससे आपने गुरेज करना है, डॉक्टर साहब की तमाम हिदायत पर अमल दरामद करना है, वरना यही फिर गोलियां जो है ना आपके गुर्दों से बरामद हो रही होती हैं। मसाइल बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मजबूरन बॉलीवुड का तस्करा हमें करना पड़ रहा है, और अगर देखा जाए तो गानों की चोरी बॉलीवुड में एक कदीम रिवायत बन चुकी है। और जब बात पाकिस्तानी गानों की हो तो गोया उन्हें लगता है कि क्रेडिट देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हमने तस्करा करना है, हम गाएंगे तो शायद लोग समझ लेंगे ये तो हमारा ही गाना है जनाब, पाकिस्तान का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ताज़ा तरीन शिकार जो है वो पाकिस्तान का मशहूर गाना बोल कफारा है, जो कि इस बार नेहा कक्कड़ की आवाज़ में बॉलीवुड की एक फिल्म है एक दीवाने की दीवानियात में पेश किया गया है। ये गाना पाकिस्तानी ड्रामे का एक हिट OST था, जो कि एक कवाली के अंदाज में बनाया गया था और इसको बड़ा अच्छा पिक्चराइज किया गया था। अगर आपने हिरन मीनार देखा हो शेखुपुरा में, तो वहां पर इसका भी कुछ शूट किया गया और सरहद पार भी इतना मकबूल हुआ कि भारतीयों को इसे दूसरी बार चुराने की जरूरत महसूस, यानी कि हमें नारा लगाना चाहिए चोर चोर चोर। जी हाँ जी, पहले हम देखते थे भारतीय गुलकार जुबिन नौटियाल ने इस गाने को अपनी आवाज में गाया, उसके बाद जी नेहा कक्कड़ ने अपने गाया नहीं खराब किया अपने खास अंदाज में पेश किया, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट का तो कोई नामो निशान ही नहीं। और सोशल मीडिया पर जी पाकिस्तानी सारिफीन खूब धुलाई कर रहे हैं। क्रेडिट को छोड़े, मुझे तो लगता है जो असल सिंगर्स है ना पाकिस्तान के, उन्हें डैमेजेस क्लेम करने चाहिए कि आपने इस गाने के साथ ज्यादती की। बिल्कुल। और सारिफीन भी बहुत तंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी शुक्रिया सोनम बाजवा, गाना IAF से लेकर आपने PAF के नाम कर दिया है। मतलब कि बॉलीवुड ने पाकिस्तानी गाने को उठाया है, थोड़ा सा अपना मसाला लगाया, तोड़ा और अपना लेबल लगाकर, तो ये तो वही वाली बात होगी, मंसूबा किसी का तख्ती किसी की। हाँ, यही हाल भारत सुबह पे तख्तियां लगाने वाली हरकत है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही, क्या करें। फिर भी फेल हो गए, हर चीज में फेल होंगे। नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है ना, अकल की जरूरत पड़ती है। और एक और हैरत अंगेज चीज है, अकल के साथ साथ आंखों के लिए ना अच्छे लेंस की भी जरूरत पड़ती है। और ये बड़ी हैरत अंगेज खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आपके साथ भी ये खबर जी साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि हकीकत से इसका ताल्लुक है। कनाडा के ब्रेंट चैंपियन जो कि 13 साल की उम्र में एक किसी दवाई उन्होंने खाई जिसकी वजह से उनको एलर्जी हुई, तो उनकी ना बेनाई चली गई थी। उन्होंने 20 साल बाद दोबारा दुनिया देखने के काबिल हो चुके हैं वो। जबरदस्त खबर है। वो कैसे हुए? वो भी अपनी आंख से नहीं, उन्होंने दांत लगवाया जी, आंख में दांत लगवा कर। वैनकूवर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ग्रेग मोलिना ने ये एक नायाब सर्जरी की है, जो कि टूथ एंड आई के जरिए ब्रेंट का दांत निकाला गया, उसमें मसनूई लेंस फिट किया गया और उसे आंख में नस्ब कर दिया। चूंकि दांत मरीज का अपना था, इसलिए जिस्म ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कोई मसला नहीं हुआ और ये करिश्मा हो गया एक तरह से मेडिकल साइंस में। ब्रेंट का कहना है कि जब मैंने पहली बार डॉक्टर को देखा तो ये हम दोनों के लिए बहुत जज्बाती तजुर्बा था।
हम दोनों की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़े। ये दुनिया अब बिल्कुल नई लगती है वाह, और वाह। इतने अरसे के बाद अगर कोई शख्स दुनिया को देख पा रहा हो तो उज़ैर, वो आपने ये वही सुना ना बयान कर सकता है कि क्या एक्सपीरियंस। मैं दिल की आंखों से उसे देखता हूँ, ये दांत की आंखों से देख फिर आप कहेंगे कि जब कोई इतनी देर के बाद देखेगा तो वो कहेगा हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इस दांत वाली आंख से कितना देखा जा सकता। खैर, ये हमारी बातें तो चलती रहेंगी। आप हेडलाइंस देखें, हम यूं गए ब्रेक पे और यूं वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आपको इंतज़ार होगा ये जानने का कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, यानी कि आपके अपने अपने इलाकों में या जहाँ जहाँ आप विजिट करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर मौसम कैसा होगा, ताकि आप उसकी पूरी तैयारी करें। तो आपको बताते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है। बताइए चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि क्या मौसम की सूरत हाल रहेगी। तो नाज़रीन, मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करें स्कर्दू की, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 16 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रुख करते हैं जी जन्नत नजीर वादी आजाद कश्मीर का, जहां अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का जिक्र करते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 25 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। रुख कर लेते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं केपी का मौसम। तो यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि बात करें अगर सवात की, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 23 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बाजोड़, मोहम्मद औरकजई और खैबर में बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर बेशतर अजला में सूरज खूब चमकेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं जी आपको, और यहाँ पर टेम्परेचर देखते हैं ज्यादा से ज्यादा जी दर्जा हरारत जो है वो 33 है और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का रुख करते हैं जी, यहाँ पर देखते हैं ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरात, गुजरावाला और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। और अब जी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। और हमेशा की तरह जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम, और आपको बताते हैं सिंध के मौसम की सूरत हाल। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई की है। नाज़रीन, कुदरती वसाइल कुदरत की अनमोल नेमतों में से एक है कुदरती गैस।
ये वो नेमत है जिसको हम मुसलसल चूल्हों में जला रहे हैं और इसकी कोई कदर नहीं कर रहे। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहां कुदरती गैस पाइपलाइंस के जरिए घरेलू इस्तेमाल और सनतों के लिए फराहम की जा रही है। अब ये खबरें आ रही हैं कि अगर कुदरती गैस के मजीद ज़खायर दरियाफ्त ना किए गए तो दस्तयाब ज़खायर आइंदा आने वाले बरसों में ख़त्म हो जाएंगे। और इसी खतरे के पेश नज़र कुदरती गैस के कनेक्शंस पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। और जो ये दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने नए मीटर्स के लिए दरख्वास्तें जमा करा रखी थी, यकीनन उनके लिए थोड़ी सी घबराहट तो है। घबराहट है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया कि जी अब सारिफिन को दरामदी गैस दी जाएगी, उसके कनेक्शंस दिए जाएंगे। ये कनेक्शन लेने के लिए जी 9 शराइत भी उन्होंने जारी कर दी हैं। 1 साल मुनक़ता रहने वाले जो घरेलू कनेक्शंस के सारिफिन हैं उनको दरामदी गैस का कनेक्शन मिलेगा और 1 साल में 50% सारिफिन को अर्जेंट फीस के साथ गैस कनेक्शन दिया जाएगा और अर्जेंट फीस अदा करने वाले जो सारिफिन हैं उनको 3 माह की दरामदी गैस पर नया कनेक्शन फराहम किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो दरामदी गैस है इसका जो टैरिफ है वो मुल्की गैस के मुकाबले में 70% ज़्यादा भी होगा। तो दरामदी गैस कनेक्शन से आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और ये हासिल कैसे की जा सकती है, बात कर लेते हैं। हमें जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से कुदरती गैस के कनेक्शंस पर तो मुस्तकिल पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया, ये कितना दुरुस्त है और इसके पीछे वजूहात क्या है? जी देखें, वजूहात सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये डिप्लीटिंग सोर्स है, ये खत्म हो रही है हमारे मुल्क में जो गैस है। जब तक कि न्यू एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं की जाएगी और उसमें ऑफशोर भी शामिल है और मुल्क के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा नए कुएं नहीं खोदे जाएंगे और नए गैस के जो जराए हैं उनको तलाश नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो मौजूदा जराए हैं वो इतने नहीं हैं कि वो पूरे मुल्क में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जो आपने कहा कि हुकूमत जो है दरामदी गैस देगी, देखें गैस तो मिल जाएगी चले उनको, लेकिन क्या वो अफोर्ड कर सकेंगे? दरामदी गैस का मतलब है LNG। ये कतर से जो हुकूमत ने किए थे ना माहदे, मेरे हिसाब से तो ये सबसे गलत माहदे थे, क्योंकि इन्हीं माहदों की वजह से जो LNG बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए उनकी वजह से टैरिफ इतना ज्यादा हुआ कि मुल्क में इस वक्त जो है 60 रुपए डोमेस्टिक और 70 रुपए जो है अब वो इंडस्ट्रियल टैरिफ हो चुका है और कई साल से है। और वो ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, बंद हो रही है, ना लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बुरे हाल हैं। तो अब अगर उनको आप सिर्फ LNG पर देंगे, जो इम्पोर्टेड गैस जिनको कह रहे हैं, तो वो तो उनकी चीखें निकल जाएंगी जो सस्ती गैस के लिए कर रहे हैं। उसका हल ये है कि लोग जो हैं फिर LPG सिलेंडर पर चले जाएंगे, वो इससे बहुत सस्ती पड़ेगी, एक चीज। दूसरा ये है कि बायोगैस, मैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का डायरेक्टर जनरल भी रहा हूँ, मुझे चार्ज भी दिया गया था चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का, एज चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी मैंने काम किया है। तो हमने जो मुतबादिल ज़राए हैं एनर्जी के उनको तरक्की दी थी, जिसमें कि बायोगैस भी शामिल है। और बायोगैस जो है ये बड़े बड़े जितनी गांव में अगर आपको बिल्कुल कनेक्शन नए देने की जरूरत नहीं है सुई गैस के या नेचुरल गैस के, वहां पे बायोगैस से आप काम ले सकते हैं। जितने भी अगर किसी के पास 4 भैंसे हैं तो उसको इतनी बायोगैस मिल सकती है, जिसे बायोमीथेन कहते हैं। इतनी बायोमीथेन मिल सकती है कि उसके 3 वक्त का चूल्हा जले और उसके 3 वक्त का खाना बन सके एक घर का। और जितने ज्यादा भैंसे हैं उतना वो फिर बिजली भी पैदा कर सकता है उससे। अच्छा बशारत साहब, जैसे कि कहा भी जा रहा है कि ये कनेक्शन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जो कुदरती गैस है वो मुस्तकबिल में ख़त्म होने के चांसेस हैं, तो ये कितनी तशवीशनाक बात है और इसमें रियलिटी कितनी ज़्यादा है? बिल्कुल दुरुस्त है ये। मुस्तकबिल में क्या है कि बहुत जल्दी अगर नए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर नए कुएं नहीं खोदे जाते और गैस दरियाफ्त नहीं होती तो फिर तो ये अब इस काबिल नहीं है गैस जितनी है। डिप्लीटिंग सोर्स है ना, कि वो आपके मुल्क की डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो जरूरियात है, कमर्शियल जरूरियात है, पूरी कर सके। इसलिए जब तक कि नए ज़खायर नहीं मिलते आपको, तो आपको जो है कमर्शियल को भी और डोमेस्टिक को भी LPG पर ले जाएं और बायोगैस पर लेके जाएं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है मुतबादिल एनर्जी के हवाले से, आप बता भी रहे थे और बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी गाँव के हवाले से। सर, शहर वालों के पास क्या ऑप्शंस बच जाती हैं? क्या फिर वो जो महंगी RLNG हुकूमत देने जा रही है वो लेनी चाहिए, LPG इस्तेमाल करनी चाहिए? उनके पास क्या सस्ता और अच्छा मुतबादिल है? LNG बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए पाइप गैस के तौर पे। उनको LPG पर जाना चाहिए, नंबर 1। ठीक है। अगर उनको बायोगैस, वरना तो ये है ना कि आप देखें अभी बहुत सारे मुल्कों में
किचन में जो है वो किचन का जो वेस्ट है वहीं पर एक छोटा सा प्लांट लग जाता है बायोगैस का, उसी से उनको मिल जाती है। लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकते तो वो एलपीजी पर जाएं, एलपीजी सिलेंडर पर जाएं, जो कि बहुत सस्ती भी पड़ेगी इस एलएनजी से, और जो है इवन के जो आपकी नेचुरल गैस आती है उससे भी सस्ती पड़ेगी, और उसकी आपको जो है सिलेंडर्स उसके आसानी से दस्तयाब है। अच्छा बिशारत साहब, जैसे कि 9 शराइत भी जारी की गई हैं, अब दरामदी गैस का कनेक्शन मिलेगा कैसे, इसकी इब्तदाई फीस कितनी हो सकती है, ये कनेक्शन हासिल करने के लिए मुकम्मल प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, ये कनेक्शन तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हुकूमत को तो चाहिए ना कि वो जो एक्सेस, आपको पता है कि एलएनजी इस वक्त एक्सेस में है, यानी वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसके ग्राहक नहीं है ना, क्योंकि इतनी महंगी है कि ना इंडस्ट्री जो है तैयार है उसको लेने के लिए, ना जो है लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि जरूरत ही नहीं है इस तरफ जाने की। तो ये तो इनको सस्ते क्या मुफ्त कनेक्शन भी दें ना, अगर तो नहीं लोगों को जाना चाहिए इस तरफ। मैं एज एक्सपर्ट, एज रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट, जिसके पास पीएचडी है इंग्लैंड से और जिसका 36 साल का तजुर्बा है, मैं जो है आपको ये मशवरा दे रहा हूँ आपके सुनने वालों को। क्योंकि एनजीओज के लोग जो है ना, बहुत सारे ये आपको इस तरह के मशवरे देंगे, खवातीन और हज़रात, चले जाएं जी, देखो जी आपको तो एलएनजी मिल रही है, ये वो, लेकिन ये कि ये बिल्कुल गलत है। अगर मिल तो जाएगी, लेकिन इतनी महंगी होगी कि चीखें निकल जाएगी। बिल्कुल बहुत महंगी है ये, गरीब तबका तो क्या मुतवसत तबका भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी कीमत बहुत ज्यादा। जिस तरह से डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मुतबादिल एनर्जी के क्या प्लान्स हो सकते हैं, और ये वाफद मिकदार में मौजूद है इस वक्त हुकूमत के पास, और हुकूमत तो चाहती है कि लोग आए, बायर आए, खरीदार आए, और कमोडिटी तो अवेलेबल है, आप जनाब उसको यूज करें, लेकिन महंगी इतनी ज्यादा है कि उससे बेहतर ऑप्शन फिर आपके पास एलपीजी की सूरत में है। और आवाम को जी सहूलत देने के लिए हुकूमत को इस हवाले से वाकई कोई ऑल्टरनेट वेज देने चाहिए, क्योंकि इतनी अफोर्ड तो कर ही नहीं सकेगा कोई, जैसे कि आपने बताया हर घर की जरूरत है, इसके बिना कैसे गुजारा हो सकता है आपका। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है वैसे, और मजीद आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल रहेगी इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल जी यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। फर्मेंटेड अशिया आजकल ना सिर्फ खाने में बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत मकबूल हैं, और ये ग़िज़ाएँ जहाँ हाज़मे और मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए मसाइल भी पैदा कर सकती हैं। इसी तरह फर्मेंटेड अज्जा पर मुश्तमिल ब्यूटी मास्क या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिल्द को चमकदार बनाने में मदद दे रही हैं। बहुत सी कंपनी ऐसे फेस मास्क और क्रीम्स तैयार कर रही हैं जो कील, महासों, दाग धब्बों और बेरौनक जिल्द को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। जी, मगर माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये हर जिल्द के लिए उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। हर इंसान की अपनी एक जिल्द की टाइप होती है, उसके अकॉर्डिंग जिल्द के मामले में जल्दी ना करें। जी, जिल्द के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं, ये फर्मेंटेड चीज़ें होती क्या हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमें स्टूडियो में जी ज्वाइन कर चुकी हैं बहुत ही प्यारी नईमा आपा और उनकी बड़ी प्यारी सी बेटी जो कि फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन करी है, जोया अली। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले जोया, हम आपके पास ही आ जाते हैं, आपस से तो हम जानते ही रहते हैं। आज आप सेकंड हो गई और ये मेरे लिए खुशी की बात है। हम चाहते हैं हम पहले रिसर्च बेस्ड चीजें जान लेना, फिर तो हम तोड़ के तो जानेंगे। तो ये फर्मेंटेड चीजें होती क्या है, कैसे बनती हैं, फायदे क्या होते हैं, साइंटिफिकली क्या अप्रूव है? फर्मेंटेशन जो होता है ना, बेसिकली फर्मेंटेशन का काम क्या होता है, फर्मेंट का एक साइंटिफिकली नाम जिसका मतलब होता है टू बॉयल, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होती है कि जो हमारे पास एक बड़ा कंपाउंड है तो उसको वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है। ये एक ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू छोटी चीज़ें। तो इस तरह अगर हमारा जिस तरह प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसके अंदर हमारे पास लेंटल्स इन्वॉल्व हैं, बीन्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट चीज़ें, उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास स्टार्च होती है, अगर दूध इन्वॉल्व है, उसके अंदर योगर्ट है, उसके अंदर नेचुरली लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये बड़े कंपाउंड्स हैं, उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, उसका प्रोसीजर जो होता है वो फर्मेंटेशन का होता है। तो हमारे पास अगर प्रोटीन है उसके अंदर हमारे पास अगर स्टार्च है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड्स के अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर, लैक्टिक एसिड हमारे पास उसके बाकी चीज़ों, मतलब हमारे पास लैक्टोज है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसीजर के थ्रू होता है ये सारा काम, कि हमने कैसे बड़े प्रोडक्ट को छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ताकि अच्छी तरह स्किन में पेनिट्रेट हो जाए इस तरह। क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर नेचुरल माइक्रोबायोटा होता है ना, जो हमारे पास नेचुरली एक बैक्टीरियल लेयर है जो कि हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो उसको हमने कैसे इनहांस करना है, उसको कैसे अगर रिजिड करना है। अच्छा, इसको लगाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है। ये जैसे बात बता रही थी ना कि इसको जिस तरह आपने फर्मेंटेड की बात की,
तो मैंने ना एक ऐसा मास्क तैयार किया है वाह, वाह, वाह। कि जो सही। ऑल टाइप जो स्किन होती है ना सबके लिए, 3 टाइप की स्किन होती है, ऑयली, ड्राई और फ्लेकी स्किन, सही। ठीक है ना, और सॉरी कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक, ठीक। तो उनके लिए अभी क्योंकि ये फॉर्मेंटेड की बात कर रही थी कि फॉर्मेंटेशन को हम कैसे उन्होंने अपने skin- सोचा और आपने कहा मैं बना मैंने के नहीं, मैं इसकी हेल्प करने लगी थी ना, सही। ताकि ये आप लोगों को सही से एक्सप्लेन भी कर सके। देखिए ये जैसे मैंने मास्क डाला, मास्क के अंदर जैसे मैंने योगर्ट डाली, आपका कैमरा आप इसको फोकस करे, देखिए ये जिस तरह के हम एक चीज फूल जाती है लाइक ब्लीच क्रीम होती सही, है, सही। ठीक है, लेकिन है ये 100% ऑर्गेनिक, ठीक है। ओके। मैं क्योंकि फार्मूलाज बनाती हूँ और ये रिसर्च रिसर्च करती है, करती है, साइंटिफिकली ये जबरदस्त। मुझे प्रूव करके देती है, इसलिए आज मैं इसको लेके आई ताकि आप सब लोग सही। सुन सके। ये जो चीजें किचन बेस्ड चीजें आप यानी लोगों एक को चीज पता है, आपा मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, यानी ये जो चीजें बन रही हैं ये सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि आजमूद है, Exactly. ये जी, जी। साइंटिफिकली प्रूव होती हैं, Scientifically पास prove। होती हैं, जी, जी। फिर उसके बाद ये और आपको सोशल मीडिया recommend पे की बहुत जाती है। बहस होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी साइंटिफिकली आप चीज जानना चाहते Scientifically हैं। क्या है? ये बहुत करना जबरदस्त जरूरी हो गया, हमारे पास साइंस भी मौजूद है, हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है, जबरदस्त। एग्जैक्टली। अभी देखिए जिस तरह लेट से मैं अब आपको पता है कि किचन की चीजों से ही आप लोगों का सारा मैं इलाज मुआवजा, स्किन का, पेट का, दर्द का, आंखों का, सारा मैं किचन से लाती हर हूँ, मसले का ठीक हल है। यहाँ है, लेकिन उसको साइंटिफिकली जहाँ पे मुझे होता है कि इसको प्रूव करना है, या देखिए पेट के दर्द का एक टोटका बता दिया आपने, अगर पेट में दर्द है खाए पिएगा तो आपने थोड़ा सा जीरा लिया और थोड़ा सा नमक लिया और उसको हाथ से मसल के ले लिया, वो एक अलग चीज है। अलग चीज़ है। लेकिन क्योंकि आपकी Skin स्किन का sensitive इलाज है, करना है तो उसके देखिए ओपन पोर्स भी होते हैं, छाइयाँ भी होती हैं, मुलाजमा, इवन कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसको साइंटिफिकली, क्योंकि दौर इस तरह का, तो साइंटिफिकली कैसे, तो मैंने अपने घर में जितने मेरे बच्चे हैं, ये मेरे राइट हैंड है, ठीक है, माशाल्लाह, इनको हर टाइप में डाला हुआ है। ये रिसर्च में है, एक बिजनेस में है, एक और रिसर्च में है, तो मुख्तलिफ तरह आते रहेंगे। अभी देखिए जो ये बेटा आपने बताया, अभी इसका ये बता दें। जैसे अब ये हमारे पास पाउडर है, इसके अंदर लेंटिल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लेंटिल्स में दालें इन्वॉल्व हैं, और हमारे पास सोया बीन्स हैं, बीन्स जो होती हैं, तो सही। बीन्स और जो लेंटिल्स होते हैं ना, लेग्यूम्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास नेचुरली आइसोफ्लेवोन्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोफ्लेवोन आप कह लें कि फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिकल सुन के ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा केमिकल कोई है, fight ऑर्गेनिक करने लगा। है। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। मतलब नेचुरली जो हमें प्लांट से हमें केमिकल्स मिल रहे हैं, तो वो प्रेजेंट है इनके अंदर। वो हमारे साथ क्या करते हैं कि आजकल जिस तरह हम हर वक्त सन ब्लॉक्स की तरफ जा रहे हैं, तो यूज करने चाहिए, दैट इज गुड, बट हमारी स्किन को यूवी लाइट से एक बैरियर, हमारा माइक्रोबायोटा जो प्रेजेंट है उसको एनहांस कर रहा है ना, उसको रिजिड कर रहा है वो, सही। ताकि हमारी जो यूवी रेज के साथ हमारा जो एक्सपोजर हो रहा है उसको, ताकि हम रिड्यूस कर सकें, हमारी स्किन ज़्यादा मतलब रिजिड हो जाए, ताकि हमारा माइक्रोबायोटा परमानेंट हो जाए। किसी का खत्म हो जाता है, अक्सर कहते हैं कि यार हमारी यानी एक तरह से स्किन की इम्यूनिटी बेहतर हो जाए। इम्यूनिटी, एग्जैक्टली। अब जिस तरह बैक्टीरिया सुन के ऐसा लगता है कि यार तो नुकसान ही बचाएगा, कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो उनको फर्मेंट करके हमने योगर्ट डाल दिए, तो लैक्टिक एसिड भी इसके अंदर आ गया है। कुछ देर रखेंगे तो उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा केमिकल छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाएगा। जैसे लोग फर्मेंटेड क्योंकि राइस इतनी भी मिकदार खाते में तो हैं। नहीं अप्लाई कर ऐसे- सकते आप। अच्छा, जैसे लोग, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे फर्मेंटेड राइस भी खाते हैं, ये इनटेक भी बहुत अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे जहन में ही डाल दिया अचानक से। देखें ये फॉर्मेंटेड राइस जो होते हैं ना, खास तौर पे मैं उनको बताऊंगी कि जो रात को आपने राइस लेट से, मैं हूँ डायबिटिक पेशेंट हूँ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं कल फिजा के शो पे भी लेके गई थी, आज इधर नहीं लेके है, लेकिन पर्स में मैं दिखा नहीं सकती, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पेशेंट कहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये आपके अंदर एहतियात करनी रहती है, करनी। मौजूद आर्जी रहती है, तौर ये पर किसी- सोती है, फिर जाग जाती है। स्ट्रेस है, कोई भी वजह हो सकती है। तो जिस तरह फर्मेंटेड राइस का आपने बोला है, तो इसी तरह ये इन खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट या जिनको आंतों का इन्फेक्शन होता है कुछ भी खाने से, उनके लिए फर्मेंटेड चीजें जो होती है एक अमृत का काम करती हैं। जबरदस्त। फर्मेंटेड राइस इस तरह बनते हैं कि आपको आप रात को राइस बना लें या आप उबाल के उसको पानी में डाल के रख दें, वो थोड़े से फर्मेंट हो जाएंगे, फिर उसके अंदर आपने योगर्ट डालनी है और थोड़ा सा सैलेड डाल के खाएं। मैं कहती हूँ उसका जो कहते हैं ना कि राइस नहीं खाने, आप ये राइस खाएं, आपका हाजमा बेहतर होगा, आपके इम्यून जो है एकदम से अच्छा काम करेगा। ये तो हो गया Fermented खाने का rice काम, ऐसे ही अब है। लगाने वाला अब लगाने वाला फटाफट। अब लगाने वाला देखें, मैंने जो ये फार्मूला बनाया है फेस पैक, ये देखिए ये रखा भी हुआ, ये फेस पैक है, ठीक है, बेशक मैं अपना ब्रांड हटा देती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये फेस पैक है और मेरी कोई नकल ना खुद उतारे, ब्रांड ठीक है, है? आप कितना छुपा लेंगे आप। ठीक है, ये फेस पैक है, ठीक है, जिसके ऊपर ये 2 फेस बने। इसका मैंने किया क्या है उजैर, कि इसके अंदर जो फ्रेश चीजें डाली वो इधर मैं ला रही, क्योंकि उनको ड्राई फॉर्म में करके डालती हूँ। बिस्कस फ्लावर है जो आप लोगों को पता है, उसके अंदर जेल होती है, ठीक है, उसके अंदर रोज है, उसके अंदर रोज मैरी है और दालें हैं सारी, ठीक है। उसके अंदर लोबिया जो होती है ये एंटी एजिंग में सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, एंटीऑक्सीडेंट है।
और फिर चीनी खाने से हम मना करते हैं, लगाने में ये इतनी जबरदस्त है कि आपकी सोच से बढ़ के, ठीक है। दूसरी है ब्राउन शक्कर। ये सारी चीजों को मैंने खास मिकदार में एक फार्मूला बनाया है, जिस तरह लेट से ये है और ये खुला मैंने ये रखा हुआ, ठीक है, ताकि इसको जल्दी से मैं निकाल सकूं। तो इसको फर्मेंट कैसे करना है, इसके अंदर एक खास मिकदार में मैंने इसके अंदर डाला हुआ है मीठा सोडा, जो कि हमारी स्किन की तमाम डर्ट लेयर पोल्यूशन को सारी को रिमूव करता है। लेकिन इसको जिस तरह अभी बच्ची ने एक्सप्लेन कर दिया कि जिनकी फ्लेकी स्किन है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, जिनकी बहुत ड्राई एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो वो इसको नॉर्मल रोज वाटर से, ठीक है, या आप एंजाइम एक्टिविटी इंप्रूव करने, हाँ जी, या रोज वाटर से या सिंपल पानी से, ताकि आपकी स्किन पे इचिंग ना हो, जिनका बैरियर डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो उसके अलावा जिस तरह अब आपकी स्किन है, मेरी स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो हम इसको फर्मेंट करके अगर करेंगे तो हमारे स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेट से मेकअप करने के बाद, क्योंकि मुझे मेकअप करने की कभी आदत नहीं थी, लेकिन अब 2 साल से कंप्लीट मैं मेकअप कर रही हूँ, उतार रही हूँ, कर रही हूँ, कभी पॉडकास्ट, कभी मॉर्निंग शो, कभी इस तरह की रूटीन बन गई, तो मेरा स्किन बैरियर जो था पिछले दिनों काफी डैमेज हो गया था, ठीक है। मैंने इन्हीं चीजों से रिपेयर किया कि आप इसको ये देखिए, ये आपके सामने ये फर्मेंट हुआ है, ठीक है, फूल गया है। आप इसको मैं इधर लगा के दिखा देती हूँ, आज मैंने इसीलिए रिंग नहीं पहनी, ये देखें ये पूरा फूला हुआ है, ठीक है। अभी एक और मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह, जिस ये पक गया इसके ऊपर, ये इसको दिखाइएगा, ये देख लिया जी, ये इसी तरह जिस तरह ब्लीच का काम करता है, और है क्या नेचुरल, ये देख लिया ना आप लोगों ने। इसको जरा फोकस कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह, ये इसके ऊपर झाग, लेकिन मुझे कोई इचिंग नहीं हो रही, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। ये मेरी स्किन के जो अपर लेयर जो मेरी डैमेज होगी, ये उसको क्योंकि हम जो दूसरे ब्लीच करवाते हैं वो क्या करती है, वो डैमेज कर देती है, बैरियर खत्म, ये बैरियर को बहाल करेगा, दोबारा उसको रिपेयर करेगा। ये इस तरह आपने लगा लेना इसको, देखें, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आपने लगा के 15 से 20 मिनट, और अगर आप इसको 1 घंटे से ज्यादा लगा लेंगे तो आप यकीन माने आपका जो स्किन बैरियर डैमेज हो गया है वो रिपेयर हो जाएगा, आप खूबसूरत हो जाएंगे। महंगे महंगे ट्रीटमेंट जो हैं आपके, जो महंगे महंगे इलाज आप करवाते हैं, उनसे आपको एटलीस्ट, देखिए मैं मना किसी को नहीं करती किसी भी चीज से, आपका अपना फेल है, ठीक है। लेकिन जब आप ये चीजें साथ करते हैं तो वो क्या होता है कि एक तो आपका रिजल्ट डबल हो जाता है, एक आप साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। और अगर आप कंटिन्यू इसको ही करते रहे तो फिर ये कि आपको उन इलाज की, उन ट्रीटमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथों और पैरों के लिए भी, हाथ, पैर, मुंह, बाजू, ऑर्गेनिक है ना। नहीं, इससे तो लोग लेके पूरा बॉडी वॉश बनाया हुआ, कहते हैं कि 4, हाँ जी, कहते हैं कि 4 नहीं, एक नहीं, हमें 4, 5, 6, और बल्कि लोग पीछे पड़े हुए बड़ी पैकिंग निकालें इसकी बॉडी वॉश, बॉडी वॉश, क्योंकि देखिए ना ऑर्गेनिक किलो में इसमें से निकाल के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि और इसे किसी भी वक्त अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी वक्त। देखिए इसके अंदर अंबा हल्दी है, ये सारी चीजें, जाफरान है, हिबिस्कस है, ईच एंड एवरीथिंग एक बॉटल में मैंने जमा की है। और ये सिर्फ किस लिए की है, आप लोगों के लिए, एंटी एजिंग, क्योंकि देखिए जब आपका स्किन बैरियर जब हाइड्रेट रहेगी स्किन, जब आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, तो उस पे एंटी एजिंग साइन भी नहीं आएंगे, आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी। जब ड्राई होती है, एग्जैक्टली, इलास्टिसिटी, जो कोलेजन इंप्रूव होता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, ये सारी चीजें, जो ग्लास स्किन वाली फील है ना, ग्लास स्किन वाली है, इसके अंदर चावल है, कोरियन ग्लास स्किन जी आजकल बहुत ट्रेंड है, बड़ा शौक भी है लड़कियों को, फिल्टर लगा के यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जी नुस्खा आ चुका है, नेचुरल हर्ब्स के थ्रू आप अपने खुद बनाए, आप खुद बनाए। मैं इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि आप पूरा फार्मूला दे देती, भाई बना लो, ठीक है, बना लो, अगर नहीं बना सकते तो हम हाजिर। बस आज मैंने प्रोग्राम के बाद जाकर ये मास्क बनाना और लगाना और ग्लास, आप ये ले लें। चलें, आपका टाइम बचा लिया आपने। अब आप आधा घंटा और स्क्रॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जोया आपका भी। और हम प्रोग्राम में जी डिस्कस कर लेते हैं मैंने कौन सा प्रोडक्ट आपस से लेकर जाना है। अभी हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं कि जी रिलेशनशिप्स बनते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, और ये रुझान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का जो खूबसूरत कामयाब जोड़ा है अबीर और सुबान, इन्होंने जी अब अलहदगी इख्तियार कर ली है। रवां साल फरवरी में इन्होंने अपनी शादी जो है मदाहों के साथ शेयर भी की, दिल जीते, बड़े लोग इम्प्रेस भी हुए। उसके बाद चंद माह ये शादी चली और उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी राहें जुदा हो जाएंगी। तो शोबिज़ में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है, और हैरान को रुझान है कि शादियाँ होती हैं और इतनी देर चलती नहीं और टूट भी जाती। और कि आखिर इतनी मोहब्बत और खुशी के बाद रिश्ते चंद महीनों में टूट क्यों जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ शोबिस की दुनिया का ही मसला है, या फिर ये हमारे माशरे में भी अलहदगी के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहद बढ़ चुके हैं, और ये मामला अब सिर्फ शोबिस तक ही महदूद नहीं रहा। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं
और भी बहुत सारे वाकयात जो हैं हमारे गिरदोनवा में पेश आ रहे होते हैं कि बहुत जल्दी सेपरेशन हो जाती है। अब हमने जो फैशन इंडस्ट्री का ये जोड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 माह के बाद उनकी अलहदगी हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कि इस बढ़ते रुझान को हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह बेहतरी ला सकते हैं और प्री मैरिटल काउंसलिंग कितनी अहम हो सकती है। इसी पर आज हम डिस्कशन करते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट रिलेशनशिप कोच सैयद इजाज बुखारी साहब। इजाज साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। थैंक यू सर, ये जो शोबिस जोड़ों के पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। लोग इनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं और इनको बड़ा फॉलो करते हैं। जो ये कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, लोग भी वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इनके दरमियान फैशन इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि सेपरेशंस का सिलसिला जो है वो चल निकला है और इतनी जल्दी, इतनी अर्ली, इसकी क्या वजह है? कुछ सोशल मीडिया का दबाव है या कोई और मसाइल है? आप क्या समझते हैं? जी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं। एक तो ये कोई इतना आजकल का मामला नहीं है। बरस से आप देख लें बाहर की दुनिया में भी जितने भी शोबिस में जोड़े होते हैं, अक्सर देखने में आता है कि उनकी शादियां को इतनी ज़्यादा देर नहीं चल पाती हैं। अब उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जब भी हम उसे मुआशरे के तौर पर देखें या शोबिस के तौर पर देखें, तो दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर ये सारा कुछ निर्भर करता है। आप देखिए, मिसाल के तौर पर बहन भाई भी आपस में अगर अच्छी कम्युनिकेशन ना कर रहे तो दिल नहीं कर रहा होता एक दूसरे को देखने को। और यहाँ तो ज़ाहिर शादीशुदा जोड़ा है। अब चूंकि इनको हाइप बहुत ज़्यादा मिली, जब इनकी शादी हो रही थी बड़ी हाइप मिली, उसके बाद यहाँ तक कि अभी भी बहुत से लोग दुखी हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमने अभी डिवोर्स कर दिया है सिलसिला, लेकिन ये प्रोसेस में चल रहा है। मैं तो कहता हूँ अभी भी वो किससे मिल लें, हो सकता है कि उनका प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले वो दोबारा जुड़ जाएं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है, अब देखिए बड़ी एक म्यूचुअली उन्होंने ये किया, कोई तमाशा नहीं लगा हुआ किसी चीज़ का। आपने उसके ऊपर देखा होगा तो उन्होंने कहा कि हम उसे गुड लक कह देते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, बड़ी आसानी से हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अब ये जो एक दूसरे के करीब जिस वक्त आए थे और उनके दरमियान 7 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है, कुछ तो हुआ। और जब तक वो जो कुछ तो हुआ है, आपने कहा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो वो जो कुछ तो हुआ है, चूंकि इन्हें देखा जाता है और जिन्हें देखा जाता है उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जिस घड़ी उन्हें कह दे कि हम आसानी से एक दूसरे के साथ जुदा हो रहे हैं, तो ये जुदा होने का कोई बुरा तरीका नहीं है। और हमें इतने ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादियां इससे भी थोड़े वक्त में खत्म हो रही हैं। ये ट्रेंड लेकिन बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये तो हो गई शोबिज इंडस्ट्री की बात, लेकिन मुआशरे में भी ये बढ़ता रुझान है कि पहले शादी होती है, वो शादी 2 से 3-4 माह चलती है, बहुत पोस्ट वगैरह की जाती है, कपल गोल्स दिखाए जाते हैं, एक रुझान होता है, उसके बाद चंद माह वो शादी चलती है और फिर एक पोस्ट लगा दी जाती है, हमने अपनी राहें जुदा कर। ये एक ट्रेंड क्यों बनता है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो भी ट्रेंड्स बनते हैं उनमें इम्पेशेंस, लोगों में सब्र नहीं रहा, फिर ऑप्शंस बड़ी आ गई हैं। देखिए, पहले कभी जब ऑप्शन होती नहीं थी ना औरत के पास ना मर्द के पास, क्योंकि उसे ऐब की नज़र से देखा जाता था। अब जो चीज़ ट्रेंड बन जाए वो फिर ऐब थोड़ी रहती है। उसके बाद वो क्या होता है, वो ऑप्शन के तौर पर लोगों के सामने। अब देखिए, पहले ही होता था कि अगर खातून को तलाक मिली है या उसने खुला ली है, उसे कहा जाता है कि अब तेरे से शादी कौन करेगा जी। अब तो उससे पहले कोई लोग तैयार होते उसके साथ शादी करने के लिए। तो जब इस तरह पर मुआशरे को देते, और मैं कल परसों एक बड़ी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2024 में अमेरिका में जवाल आया इस बात में कि तलाक में की रेशो में, और पाकिस्तान का 2024 का डेटा पंजाब का है 35% इजाफा हुआ। जी, अदालतों में केसेस भरे पड़े हैं। ये अदालत के 35%, ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है कि 35% उसके अंदर इजाफा हुआ है। अब ये जो लोग आपस में करीब आए थे और एक दूसरे से चले गए, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा कोई मसला इनके दरमियान है तो कम्युनिकेशन का है, क्योंकि इनके सास ससुर तो इनको अलग करने से रहे, फाइनेंस का भी इनका इशू नहीं है। हाँ, फाइनेंस का भी इशू नहीं, कोई इस तरह के मसाइल नहीं है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि अगर लव मैरिज है, जिस तरह हम इस जोड़े की मिसाल ले रहे हैं, इनका आपस में पहले से भी ताल्लुक है, कम्युनिकेशन भी है इनके दरमियान, प्री मैरिज काउंसलिंग क्या ऐसा काम करती है कि जिससे आपके जो ताल्लुकात हैं, मतलब आपकी जो शादी है वो चल पाती है, कामयाब हो जाती है? ऐसा क्या उसमें होता है और क्यों जरूरी? प्री मैरिज कोचिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है और हर एतबार से जरूरी है। देखिए, प्री मैरिज कोचिंग में वो एक दूसरे को सुनना और समझना सिखाया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि जब आपको कोई बात करते हैं तो आप कैसे 30 सेकंड का, 20 मिनट का वक्फा लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, कहा जाता है कि 20 मिनट से लेकर 24 घंटे के दरमियान अगर वो एक दूसरे के साथ रीअपेयर हो जाए तो रिपेयर हो जाता है। और अगर वो उस 20 से 24 मिनट के दरमियान नहीं होते तो फिर बाकी जो अवामिल हैं एक्सटर्नल, उसमें कहीं ना कहीं शामिल होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो और तर्ज पर सोचना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम लोगों से नॉर्मली ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास प्री मैरिज कोचिंग के लिए लोग आते हैं, खातून आई हैं, तो हमने अकेली कुर्सी उनके सामने रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि इनको जो बोलना है बोलें, अगर आप कभी गुस्से में होंगे तो आप क्या क्या बोलेंगे, और वो उन्हीं के फ़ोन पर रिकॉर्ड करके उनको जब दिखाया जाता है
तो उन्हें अंदाजा होता है कि गुस्सा करते कभी कोई सोना नहीं लगता। लेकिन एजाज साहब ये भी तो हम देखते हैं ना कि अगर तो लव मैरिज है या शादी से पहले ही रिलेशनशिप है तो उसमें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चल रही होती है, हर चीज शेयर कर रहे होते हैं। वो किसी जो भी चीज के हुसूल से पहले वो और होती है, ओके जब वो हासिल हो जाती है तो उसके बाद उसकी तौकीर वो नहीं रहती। ये तो हमारे रोजमर्रा का हिस्सा है। फिर आप जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हुसूल से पहले कम्युनिकेशन होती और तरह की है। वो जब कोई हासिल हो जाते फिर कम्युनिकेशन और तर्ज की होती है। पहले तो वो कहते कि शान से ये सोई हुई थी, क्या बाल थे, क्या वो ये सिलसिला ना था। और बाद चांद में तो हासिल हो जाए तो कब चांद रहता है। हाँ, तो हुसूल के बाद की सूरत हाल तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ होती है। देखिए पहले उसके लिए चाय बना के लाते और बाद में कहते तुमने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई। एक्सपेक्टेशन और रोल्स जब बदलते हैं तो इंसान रुल के रह जाता है। अच्छा, ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, खास तौर पर फैशन इंडस्ट्री को देख लें, हम शोबिस इंडस्ट्री को देख लें, उसमें आप क्या अवामल देख रहे होते हैं? मतलब जिस तरह से भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फाइनेंस का भी इशू नहीं है वहाँ पे, और भी कोई इस तरह के मसाइल नहीं, और हमारे आम माशरे के अंदर जो तलाक़ें हो रही हैं, जो अलैदगी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके पीछे आप क्या अवामिल समझते हैं और इसको रोका किस तरह से जा सकता है, कम किस तरह किया जा सकता है? इनके यहाँ तो कुछ तवक्कुआत थी जो दोनों की तरफ से पूरी नहीं हुई, जो मेरा एक राय है, जो कि मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ। कहीं तवक्कुआत के मसाइल थे, खातून ने कुछ अपनी तवक्कुआत लगा रखी थी, साहब ने अपनी लगा रखी थी। जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि मजीद तमाशा लगे, हम इसको इस वक्त कर लेते हैं। और अगर ये चीज़ें देखें साहब, चेकलिस्ट जिस तरह हर चीज़ की बनती है ना, इस तरह इमोशंस की भी चेकलिस्ट होती है। अगर ये बैठ के तय कर लें कि कभी मैं तुमसे अगर किसी बात पे उलझूंगा तो तुम प्लीज़ 20 मिनट 10 मिनट मुझे सुन लेना, उसके बाद जो तुमने कहना होगा मैं भी तुम्हें सुन लूंगा। क्योंकि अब ये जो फ़ौरन से पहले फैसले करके मुंह पे मार दिए जाते हैं, उसके नतीजे तो फिर वो ज़ाहिर ठीक नहीं निकलेंगे। और हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में अर्ज़ किया था कि हर घर में एक कोना ऐसा ज़रूर होता है जो मर्द या औरत को पसंद होता है। अगर वो उस कोने के अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ बात करे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जब आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप उसे पेपर के ऊपर लिख लें, मैं समझता हूँ ये दोनों जोड़े आज भी बैठ के अगर पेपर के ऊपर लिखे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और अगर वो पूरी नहीं हो सके तो उनकी क्या वजूहात थी और उनको कैसे पूरा आगे जाकर किया जा सकता है। ये सिर्फ पेपर पे लिख लें, दिमाग की सी ड्राइव खाली होगी, वो पेपर के ऊपर आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो बर्डन नहीं होंगे, और जब वो बर्डन नहीं होंगे तो उसके मुताबिक बेहतर राय कायम कर सकते। लेकिन एजाज साहब, हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस सोशल मीडिया की वजह से भी शायद ज़्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरह से दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है रिलेशनशिप्स को, शायद वो वजह बनती है कि आप एक्सपेक्ट बहुत करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहले एक दौर था, तब इस तरह नहीं होता था कि तलाक इतना आसान हो या नाम भी लेना बहुत नागवार ठहरता था। लेकिन अब इतना रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है कि बर्दाश्त ही खत्म होती जा रही है। देखिए, मोहब्बत जो है ना, आप जब किसी को चाहते हैं ना, उसकी ऐब समेत चाहते हैं। ये मोहब्बतें नहीं है जिनको आप मोहब्बतें हम समझ के शादियों के बंधन में बन जाते हैं। ये हुसूल की एक कोशिश होती है। देखिए साहब, जिसको आप मानते हैं ना, फिर आप उसका मान रखते हैं। ये आप सोफे पे बैठ के आपने कबूल है तो 3 दफ़ा कह दिया, लेकिन उस कबूलियत का मान रखना या नहीं, ये आगे की बात है। और यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, चूंकि औरत के मुतालिक कहा गया कि वो जज्बात का एक तरह से परिंदा है जी। तो जो जज्बात का है उसने तो थोड़ी देर बाद फिर भी ठीक हो जाना है। ये जो संभाल के बैठा होता है मर्द, उसने देखना है। दूसरा, देखिए, मर्द जिम्मेदार है, औरत जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदार ने जिम्मेदारी को देखना है ना। और सिर्फ उसको उस तरह नहीं कि फाइनेंशियल जिम्मेदारी, उसके इमोशंस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ ये लोग भी अगर अभी बैठ के, दोबारा अर्ज करूंगा, अगर वो सुन रहे हैं हमें, तो एक दफा लिख कर तो देखें अपने अपने पेपर के। बुखारी साहब, प्री मैरिज कोचिंग की हमने बात की, अलैदगी के बाद की अगर हम बात करें तो कितनी नफ्सियाती मदद दरकार होती है दोनों को ही, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और फिर ये काउंसलिंग जो है उनकी आने वाली ज़िंदगी में उन्हें कैसे हेल्प आउट करती है, इससे निकलने में, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने। कोई भी चीज़ है उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब आप शादी के बाद आप उससे निकल कर आते हैं, करियर काउंसलिंग तो कितनी हर चीज़ की ज़रूरत। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने 150 सेशन साल में करवाता हूं, मैं अपने कराता हूं। इतने जितने सेशंस करते हैं, क्योंकि बर्नआउट हो जाता है। तो आपको हर दौर में काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। और जब कोई टूटा होता है तो उसे ज़ाहिर समेटने वाले लोग अगर माहिरीन। अच्छा बुखारी साहब, लास्टली बहुत ही शॉर्ट मतलब टाइम है, ये कह दीजिएगा, ये जो इमोशनली अनअवेलेबल लोग होते हैं, पार्टनर्स होता है, ये कितना खतरनाक होता है? एक तो मैं आपको अर्ज करूं कि आप इमोशनली अवेलेबल हो जाएं तो ज्यादा भुगतते हैं। ओह यस, आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, प्लीज इस बात को जरूर समझिएगा। आप अच्छा, बल्कि स्टेटस लगाएं, आई एम इमोशनली अनअवेलेबल। यस, ये स्टेटस लगाकर 2 दिन की छुट्टियों में हम जा रहे हैं, मंडे को हाजिर होंगे, अवेलेबल होंगे। अभी हम इमोशनली भी अनअवेलेबल है और मेंटली भी अनअवेलेबल है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।